हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान जीएस में। तो आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, यानी कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जितने भी प्रश्न अभी तक हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो आज हमारी जो बात होगी वो हिस्ट्री के प्रश्नों की होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ में। ये जो आज की जो प्रश्न होंगे आपके उत्तर प्रदेश से जितने भी शहर हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश में शहरों से संपर्क रखा है हिस्ट्री के अंतर्गत, उन सभी की आज हम बात करेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक घटनाओं के आज बारे में हम बात करेंगे। तो ये प्रश्न जितने भी यहाँ से बनेंगे वो सब क्या बनेंगे, आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित बनेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने, खिरिज खां ने, फिरोज शाह तुगलक ने, या फिरोज तुगलक ने, या सिकंदर लोदी ने। अगर हम बात करेंगे बहलोल लोदी की, तो लोदी वंश का एक शासक था जिसको हम कहते हैं बहलोल लोदी। तो लोदी वंश में 3 शासक हुए थे, जिसमें सबसे पहले बहलोल लोदी, उसके बाद में सिकंदर लोदी हुए थे, और फिर हुए थे इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश में कुल मिलाकर 3 शासक हुए थे। तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी, यानी कि लोदी वंश के संस्थापक को हम क्या कहेंगे? बहलोल लोदी कहेंगे। और इसका जो समय है वो आपके 1451 से लेके 1526 तक इसका समय था। अगर हम बात करेंगे कि जो बहलोल लोदी है इनका समय क्या था, तो 1451 से लेके 1489 तक इनका समय था। 89 से 1517 सिकंदर लोदी का था, और 1517 से लेके 1526 जो है वो आपके किसका है? वो इब्राहिम लोदी का है। तो हमने देखा कि लोदी वंश में अगर हम बात कर लेते हैं इब्राहिम लोदी का, तो लोदी वंश का अंतिम जो राजा होगा, जो सुल्तान होगा, वो कौन होगा? इब्राहिम लोदी होगा। इसने क्या करा था? बाबर के साथ पानीपत के पहले युद्ध में क्या करी थी? लड़ाई लड़ी थी, और पानीपत के पहले युद्ध में मारा भी गया था। तो ऐसा एकमात्र शासक हुआ जो युद्ध भूमि में मारा गया, उसको हम कहते हैं इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का अंतिम शासक भी हम कहते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कहते हैं। अगर हम बात करेंगे बहलोल लोदी की, तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे अधिक समय तक अगर किसी सुल्तान ने शासन किया है तो वो कौन है? हमारे बहलोल लोदी हैं। तो ये लोदी वंश के जो भी लोग थे किस जाति से संबंध रखते थे? ये अफगान जाति से संबंध रखते थे। तो दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला व्यक्ति कौन होगा? बहलोल लोदी होगा। तो जो आगरा शहर की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी? आपके सिकंदर लोदी ने करी थी। तो सिकंदर लोदी ने 1504 में क्या करी थी? आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। तो हमने देखा कि सिकंदर लोदी ने आखिर आगरा शहर बनाया क्यों था? तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर, क्योंकि भारत में राजपूत जो थे, राजस्थान के राजपूत थे, वो दिल्ली की ओर क्या हो रहे थे? अग्रसर हो रहे थे। इसलिए उसकी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए जो सिकंदर लोदी का उस समय शासन था, तो उन्होंने क्या करी? आगरा शहर की स्थापना कर दी। आगरा और आपका मथुरा 2 ऐसे उत्तर प्रदेश के शहर हैं जिनकी सीमा आपके राजस्थान से लगती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर हम खिरिज खां की बात कर लेते हैं, तो ये सैयद वंश का संस्थापक है। सैयद वंश का संस्थापक कहते हैं खिरिज खां को। समय की बात करेंगे तो 1414 से लेके 1451 तक क्या था? आपके सैयद वंश था। तो सैयद वंश की और अगर हम बात करते हैं, खिरिज खां की बात करते हैं, तो इसका शासन होगा 1414 से लेके 1421 तक क्या था? खिरिज खां का शासन था। अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे तो फिरोज शाह जो तुगलक थे वो तुगलक वंश से संबंधित थे, और इनके समय की अगर हम बात करेंगे तो 1351 से लेके 1388 के अंतर्गत। दासों के बहुत बड़े शौकीन थे, इसीलिए विभाग बना दिया दीवाने बंदगान। तो प्रश्न बहुत सारा पेपर में आता है कि दीवाने
बंदगान जो विभाग है वो किससे संबंधित है, तो संबंधित है आपके दासों से। तो दासों से बहुत ज्यादा प्यार रखते थे, तो एक दास को 10 रुपए से लेकर 100 तक की क्या दिया जाता था, उनको वेतन दिया जाता था। लेकिन दास इनके समय में कितने थे, तो फिरोज शाह तुगलक के समय में दासों की जो संख्या थी वो 1,80,000 से अधिक दास थे इनके शासनकाल में। तो दासों का जो इनका शौक जो था वो साम्राज्य के लिए क्या था, उसका विनाश हो गया साम्राज्य का। तो दासों का जो शौक था वो इनके लिए सही नहीं रहा था। इसके लिए इन्होंने जो दास को जो वेतन दिया जाता था वो 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक का वेतन दिया जाता था। तो दासों का जो शौक था वो राज के लिए क्या हुआ, हानिकारक साबित हुआ था। ये जितने भी आपके नहरों के जाल के लिए प्रसिद्ध हैं फिरोज शाह तुगलक, इन्होंने क्या करा था, फलों की गुणवत्ता को जानने के लिए बागों की स्थापना करी। तो इन्होंने दिल्ली के निकट 1200 बागों की क्या करी थी, स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका, सिकंदर लोदी। तो हमने देखा लोदी वंश। तो सिकंदर लोदी क्या करते थे, सिकंदर लोदी गुलरुखी नाम की कविताएं भी लिखते थे, जो किस भाषा में लिखी जाती थी, फारसी भाषा में लिखी जाती थी। तो गुल्लुकी नाम की कविताएं कौन लिखता था, सिकंदर लोदी लिखते थे, जो फारसी भाषा में लिखी जाती थी। मूव करते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था। यानी कि पूछ रहा है कहां पर 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर, थानेश्वर बल्लभी या बाल्लभी या प्रयाग। अगर हम यहां से बात करते हैं कि 2 महान सभाएं, तो हर्षवर्धन की पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यानी कि वर्धन वंश से संबंधित थे। हर्षवर्धन, तो हा से हर्ष होगा और हा से हेनसोंग होगा। तो इनके समय में एक चीनी यात्री भारत आया था जिसे हम कहते हैं हेनसोंग। तो हेनसोंग जो था वो हर्षवर्धन के समय क्या आए थे, भारत आए थे। और हेनसोंग ने हर्षवर्धन को एक उपाधि से सम्मानित किया जिसको कहते हैं शिला आदित्य। तो हेनसोंग ने हर्षवर्धन को शिला आदित्य की उपाधि दी। और चीनी देश से आने वाला दूसरा यात्री था, पहला यात्री जो था फाहियान था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। अगर हम बात करेंगे कि इनकी जो जानकारी है वो कहां से मिलती है हमको, तो इनकी जानकारी मिलती है हमको ऐहोल अभिलेख से। तो ऐहोल अभिलेख जो है आपके वो कर्नाटक राज्य में है। और इससे हमको ज्ञात होता है कि हर्षवर्धन और चालुक्य वंश के शासक जिनको हम कहते हैं पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय के मध्य क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। युद्ध जो हुआ था वो नर्मदा नदी पर हुआ था। कहां पर युद्ध हुआ था, तो युद्ध जो हुआ था वो नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था। तो इसकी जो हमें जानकारी मिलती है कि पुलकेशन द्वितीय से हर्षवर्धन क्या हुए थे, पराजित हुए थे। इसकी जानकारी हमको मिलती है ऐहोल के अभिलेख से। आप याद रखिएगा ऐहोल का जो अभिलेख है वो आपके कर्नाटक राज्य में आपका ऐहोल का अभिलेख है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक अभिलेख हमको और मिलता है जिसको हम कहते हैं बांसखेड़ा का अभिलेख। बांसखेड़ा का अभिलेख, मधुबन का अभिलेख। इससे भी हमको किसके बारे में जानकारी मिलती है, हर्षवर्धन के बारे में क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे और इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। तो कन्नौज को हम कहते हैं इत्र नगरी के नाम से कन्नौज को हम जानते हैं। अगर हम बात करते हैं कि कहां पर सभा को आयोजन किया था, तो इन्होंने जो सभा बनाई थी वो 5वीं और 6ठी सभा बनाई थी। तो जो 5वीं सभा थी वो कहां आयोजित हुई थी, 6ठी सभा जो थी वो कहां पर आयोजित हुई थी। अगर हम 5वीं की बात करेंगे तो 5वीं कहां हुई थी, कन्नौज में। और इसके अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, हेनसोंग। तो इसके अध्यक्ष जो बने थे वो कौन थे, हेनसोंग इसके अध्यक्ष बने थे। अगर यहां से हम बात करते हैं कि 6ठी बौद्ध सभा कहां आयोजित हुई थी, तो 6ठी हुई थी प्रयाग में। और उसमें भास्कर वर्धन प्लस ध्रुवसेन द्वितीय, तो ध्रुवसेन द्वितीय और आपके भास्कर वर्धन क्या बने थे, यहां से
इसके अध्यक्ष बने थे। छठी प्रयाग में हमारी आयोजित हुई थी बौद्ध सभा, उसके अध्यक्ष बने थे। तो ध्रुवसेन द्वितीय से क्या संबंध था? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन ने क्या करा था? ध्रुवसेन द्वितीय को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। उसके उनको पराजित करने के उपरांत जो हर्षवर्धन की पुत्री थी उसका विवाह जो कर दिया था वो किससे कर दिया था? ध्रुवसेन द्वितीय ने अपनी पुत्री का जो विवाह था वो ध्रुवसेन द्वितीय से कर दिया गया था। और एक गुजरात के शासक आते थे, यानी कि बाल्वी की अगर हम बात यहां से करते हैं तो बाल्वी में जब आक्रमण किया था तो वहां पर राजा जो थे वो ध्रुवसेन द्वितीय थे। तो ध्रुवसेन द्वितीय ने से क्या कर दिया? हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का क्या कर दिया? विवाह कर दिए। तो इसके अगर सही आंसर की बात करेंगे तो सही आंसर हमारा क्या होगा? कन्नौज और प्रयाग में। तो कन्नौज और प्रयाग में क्या हुई? हमारी सभा आयोजित हुई। कह कुशीनारा, कुशीनारा वर्तमान कुशीनगर किसकी राजधानी थी? भग्गों की, लक्षवियों की, मल्लों की या शाक्यों की? अगर हम बात करेंगे कुशीनारा, तो कुशीनारा में क्या हुआ था? यानी भगवान महात्मा बुद्ध से संबंध रखती है कुशीनारा। महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश दिया था कुशीनारा में, और यहीं पर क्या दिया था? महापरिनिर्वाण हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। और अंतिम उपदेश भी कहां पर दिए थे? यहीं पर दिए थे आपके कुशीनगर में। तो ये किससे संबंधित होंगे? ये संबंधित होंगी आपकी मल्लों से। यानी कह सकते हैं जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था। और इनके पिता जो थे उनका नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। महामाया देवी क्या था? इनकी माता का नाम था। इनका जो जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का वो कहां पर हुआ था? वो हुआ था लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था, जिसको हम कपिलवस्तु भी बोल सकते हैं। और प्रश्न भी पेपर में पूछा जाता है कि लुम्बिनी और कपिलवस्तु कहां पर हैं? तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? आपके नेपाल में हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? नेपाल में हुआ था। और जो मृत्यु हुई थी वो कहां पर हुई थी? कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी, यानी कि उत्तर प्रदेश में, जिसको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है महापरिनिर्वाण। इन्होंने अपना पहला जो उपदेश दिया था, पहले पॉइंट की बात कर लेते हैं। जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के 7 दिनों के बाद इनकी माता की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी मौसी यानी कि प्रजापति गौतमी ने किया था। अगर बौद्ध संघ में क्या था? पहले महिलाओं का प्रवेश क्या था? वर्जित था। लेकिन आनंद बहुपाली के कहने पर महिलाओं का प्रवेश क्या हो गया था? कर दिया गया था बौद्ध संघ में। और महिलाओं के प्रवेश में शामिल होने वाली अगर कोई महिला थी पहली तो वो कौन थी? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी ने ही महात्मा बुद्ध का क्या किया था? पालन पोषण किया था। क्योंकि इनके जन्म के 7 दिनों के बाद में इनकी माता यानी कि जो हमारी महामाया देवी थी उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो पालन पोषण किए थे प्रजापति गौतमी। अगर प्रश्न बनता है कि बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन है, तो प्रजापति गौतमी, जो कौन थी? इनकी मौसी थी। तो महापरिनिर्वाण कहा गया, यानी किससे संबंधित होगा? हमारा आंसर मल्लों से क्या होगा? संबंधित होगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? अभी हमने पढ़ा है, तो कहां पर हुआ था? आपके कुशीनारा में, जिसको हम वर्तमान समय में कुशीनगर कहते हैं। श्रावस्ती में क्या था? भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ना कि पहला उपदेश। सबसे ज्यादा उपदेश की बात करेंगे तो कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। लुम्बिनी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। काशी यानी कि 12 ऋषि की अगर हम सारनाथ की बात करेंगे तो सारनाथ में क्या था? सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिए थे। यानी कि फर्स्ट उपदेश कहां पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और उसको हमने क्या कहा? तो उसको हमने कहा धर्म चक्र प्रवर्तन। किस नाम से जाना हमने उसको? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से उसको जाना। और मृत्यु को क्या कहा हमने? बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध ग्रंथ की अगर बात करेंगे तो सबसे प्रसिद्ध जो बौद्ध ग्रंथ है हमारा, वो क्या है? आपका त्रिपिटक। तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्रमुख क्या है? आपका त्रिपिटक है।
और सबसे अधिक अगर समय कहीं पर बिताया था तो वो श्रावस्ती में बिताया था, और सबसे ज्यादा अगर उपदेश दिए थे तो वो कहाँ दिए थे भगवान बुद्ध ने, तो श्रावस्ती में सबसे ज्यादा क्या थे, उपदेश भी वहां पर श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा दिए थे। तो इसका क्या आंसर होगा आपका, कुशीनारा। अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी। अब इसमें आंसर आपके कपिलवस्तु भी सही हो सकता है, लेकिन अगर लुम्बिनी है तो क्या आंसर हमारा सही होगा, लुम्बिनी। पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी, हर्यक वंश के शासक उदयन ने की थी। तो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और उदयन किस वंश से संबंधित थे, तो उदयन संबंधित थे आपके हर्यक वंश से। तो हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं बिम्बिसार। उसके बाद जो राजा हुए उनको हम कहते हैं अजातशत्रु। और उसके बाद कौन हुए, तो उसके बाद कौन हुए, राजा उदयन। इन्हें हम पितृहंता वंश भी कहते हैं। तो पितृहंता वंश इनको क्यों कहते हैं, तो पितृहंता वंश हम इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि इन्होंने क्या करी, अपने ही पिता की हत्या करने के बाद क्या करा, राज्याभिषेक अपना करा लिया था। तो वो बिम्बिसार की बात करेंगे तो हर्यक वंश के संस्थापक यानी कि फाउंडर हमारे कौन हुए, बिम्बिसार हुए। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि बिम्बिसार ने किसकी स्थापना करी थी, जैसे उदयन ने किसकी स्थापना करी थी, पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, वैसे ही बिम्बिसार ने राजगीर की स्थापना करी थी, जो आपके कहां पर है, जिसको हम बोल सकते हैं गिरि ब्रज भी बोल सकते हैं। और इसकी जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, बिम्बिसार ने करी थी। कहां पर है भाई मेरे, ये आपके कहां पर है, ये आपके बिहार पर है। कहां पर है, आपके बिहार में है। ठीक है। तो वैशाली की अगर हम बात कर लेते हैं तो वैशाली आपका उत्तर प्रदेश, और ये आपका नेपाल की बात करते हैं तो कपिलवस्तु कहां पर होगा, आपके नेपाल में। लुम्बिनी भी बात करेंगे तो कहां पर होगा, आपके नेपाल में। पाटलिपुत्र की बात करेंगे तो कहां पर होगा, आपके बिहार में। ओके। तो हमने 3 प्रश्नों को देखा, जो 3 प्रश्न जो संबंधित थे, किससे संबंधित थे, आपके महात्मा बुद्ध से ही संबंधित थे। ठीक है, हमने 3 प्रश्नों को देखा तो तीनों प्रश्न आपके महात्मा बुद्ध से ही संबंधित थे। चलिए अब प्रश्न है कि 1 नवंबर 1858 ईस्वी में महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, दूसरा है लॉर्ड बर्नहम, हरकोट बटलर। अगर बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की तो शासन टाइम होगा वो 1828 से लेके 1835 क्या होगा, शासन टाइम होगा। अगर लॉर्ड कैनिंग की बात कर लेते हैं तो 1856 से लेके 1862 क्या होगा, समय होगा किसका, लॉर्ड कैनिंग का समय हमारा होगा। तो हम बात कर लेते हैं दोनों वायसराय की। चलिए देखते हैं वायसराय। तो इन्होंने क्या करा था, सती प्रथा को अंत कर दिया गया था। तो सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया था। 4 दिसंबर 1829 में सती प्रथा को पूरी तरह से क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था सती प्रथा को पूरी तरह से। तो सती प्रथा क्या थी, तो सती प्रथा थी कि अगर जिस महिला या स्त्री के पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था, इसको कहते थे सती प्रथा। यानी कि हम बात कर सकते हैं कि 4 दिसंबर 1829 से पहले की कहानी कितनी स्त्रियों के लिए दर्दनाक थी। यानी कि जिस स्त्री का पति अगर मर जाता तो उसको उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था, उसकी बॉडी के साथ में। तो इसके लिए प्रयत्न करे, साथ में मिले राजा राम मोहन राय। कौन मिले, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा को क्या करा, पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। किसने प्रतिबंधित कर दिया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय ने। तो अगर हम बात करेंगे तो रूल नंबर 17 बनाया गया था इसके लिए। तो 17 नियम के तहत पूरी तरह से क्या कर दिए, प्रतिबंधित कर दिए सती प्रथा को। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक कार्य और भी किया था, यानी कि ठगी का भी अंत कर दिया था। तो ठगी प्रथा का भी पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया था 1823 में। इसके लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करी जिसको हम कहते हैं कर्नल सैलीमैन। कर्नल सैलीमैन नामक व्यक्ति की क्या करी, नियुक्ति करी थी। बात कर लेते हैं लॉर्ड कैनिंग की। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में रिवोल्ट हुआ था 1857 का। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था
यानी कि 1857 की जो क्रांति जो हुई थी वो किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1 जनवरी 1861 में क्या हुई? आईपीसी लागू कर दी थी। यानी कि भारतीय दंड संहिता किसके समय में आई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में आई थी। तो भारत के पहले वायसराय भी थे, पहले वायसराय भी थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो पहले वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। ओके, अगर हम इस प्रश्न की बात करेंगे कि 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया था? रानी विक्टोरिया का। तो आपको बता दें 1 नवंबर 1858 को एक दिन के लिए इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया था। याद रखिएगा आप, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को एक दिन के लिए क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था भारत की। और उसी में किसने पढ़ के सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया था। और यहीं पर घोषणा की गई थी कि इलाहाबाद को एक दिन की क्या बनाया जाएगा? राजधानी बना दिया गया था। ओके, तो हमने इस प्रश्न का आंसर देखा, क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। कह रहा है कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध में था? देखिए बात कर रहा है कानपुर षड्यंत्र की। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन। क्या बनेगा यहाँ पे? साम्यवादी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। आंसर की ओर मूव करते हैं। यानी कि खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात करेंगे तो 1919 से लेके 1924 तक क्या था? खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। और चेम्सफोर्ड के अगर हम शासन टाइम की बात करेंगे तो 1916 से लेके 1921 जो टाइम था वो किसका था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का था। लेकिन अगर यहीं से हम बात करते हैं कि जब समाप्त हुआ था खिलाफत तो उस समय कौन थे वायसराय? तो उस समय थे आपके लॉर्ड रीडिंग। उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। यहां से तो लॉर्ड रीडिंग का जो समय था वो 1921 से लेके 1926 तक था। ये लॉर्ड रीडिंग का समय था। तो खिलाफत जो आंदोलन था वो किससे संबंधित था? तो वो सुल्तान यानी कि तुर्की मुसलमानों से संबंधित था। तो हम कह सकते हैं तुर्की के साम्राज्य से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो तुर्की के साम्राज्य से। तो खिलाफत मूवमेंट जब चालू हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लेकिन जब वो समाप्त हुआ तो वायसराय कौन थे? आपके लॉर्ड रीडिंग हमारे क्या थे? वायसराय थे। अच्छा, बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन। तो 1 अगस्त 1920 1920 क्या था? असहयोग आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चालू हुआ था। तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था उसमें सबसे ज्यादा प्रयत्न करा था बाल गंगाधर तिलक ने। लेकिन जिस दिन ही वो स्टार्ट हुआ था यानी जिस दिन वो शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो प्रयत्न तो बहुत सारे किए कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को चलाया जाए, लेकिन क्या हुआ था? जिस दिन वो शुरू हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 1 अगस्त 1920 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अगर हम महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बनाते हैं तो वो आपके बाल गंगाधर तिलक की ही क्या है? देन है यहाँ से हमारे। ये भी देखिएगा आप, यानी कि 1 अगस्त 1920 को जब स्टार्ट हुआ था तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। यानी कि वही क्या हमारा शासन टाइम यहां से लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं साम्यवादी। तो ये सा बना है आपका, आ नहीं होगा। ठीक है, साम्यवादी आंदोलन। तो देखते हैं साम्यवादी विचारधारा क्या होती है। तो साम्यवादी विचारधारा में आपके दार्शनिक, राजनीतिक और आपके आर्थिक समूहों को क्या करा गया है? शामिल किया गया है। तो अगर हम बात करेंगे साम्यवादी विचारधारा की तो ऐसे समाज की स्थापना करना जो क्या हो? वर्ग विहीन हो, यानी कि जिसमें कोई भी क्या हो? वर्ग ना हो, यानी कि सब क्या हो? समता के आधार पर रखे जाएं। तो साम्यवादी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें सभी को क्या रखा जाए? समता के आधार पर, यानी कि सभी को एक समान रखा जाएगा, जिसमें कोई भी वर्ग नहीं होगा। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे साम्यवादी मूवमेंट्स। यानी कि ये आंसर हमारा क्या होगा? सही होगा। तो कानपुर संयंत्र जो है वो
किसके विरुद्ध था? तो साम्यवादी। तो साम्यवादी के अंतर्गत राजनीतिक, दार्शनिक और आर्थिक लोग क्या करे जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। यानी कि एक वर्गहीन समाज की क्या, वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना साम्यवादी का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि कहा गया है कि जो भी समता मूलक के आधार पर रखा जाएगा क्या होगा? वर्ग विहीन समाज होगा, कोई भी वर्ग क्या होगा? इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम राजनीतिक, दार्शनिक और आर्थिक लोगों को रख सकते हैं, इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कानपुर जो षड्यंत्र था, मुकदमा, वो किस आंदोलन से संबंधित था, यानी किसके विरुद्ध था? तो साम्यवादी आंदोलन के क्या था? विरुद्ध था। अगर हम बात करते हैं कि भारत में साम्यवादी आंदोलन की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी आपकी 1925 में। तो 1925 में हुई थी और भारत की तरफ से इसमें कौन शामिल था? तो एमएन रॉय, मानवेंद्र नरसिम्हा राव क्या थे? यहाँ से शामिल थे हमारे। तो एमएन रॉय क्या थे? महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे आपके साम्यवादी आंदोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922, 7 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922 या 13 फरवरी 1922 की हम बात करेंगे। तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी वो आपकी हुई थी 5 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा कहाँ है? आपके देवरिया, देवरिया गोरखपुर में आपके चौरी चौरा नामक प्लेस है। और गोरखपुर जो है वो आपके राप्ती नदी के किनारे है। किसके किनारे है? तो राप्ती नदी के क्या है? आपके किनारे है गोरखपुर। और अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न बताया था, ये देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहां से वायसराय की बात करेंगे कि कौन है इस टाइम पे वायसराय, तो आप देखिएगा लॉर्ड रीडिंग का समय आप यहां से देखिएगा 1921 से लेके 1926। घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी तो उस समय वायसराय कौन होगा? तो उस समय जो हमारे वायसराय होंगे वो क्या होंगे? लॉर्ड रीडिंग क्या होंगे? हमारे वायसराय होंगे। राइट, शासन टाइम आप याद रखिएगा 1921 से लेके 1926। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे 1926 से लेके 1931 जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरबन थे। यानी कि जब गोलमेज सम्मेलन जब हुए थे तो वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरबन थे यहाँ से। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? लॉर्ड। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था? असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था। यानी कि जो हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था जिसको हम कहते हैं असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था असहयोग आंदोलन को। तो आप ये भी देखिएगा कि असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, ये आपके प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न पेपर में आते हैं ना तो आप गलती कर देते हो इसमें। जैसे असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। जब शुरू हुआ था 1920 में तो वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे लॉर्ड चैम्स्फोर्ड। लेकिन बात करेंगे कि चौरी चौरा की घटना के कारण क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। अब अगर प्रश्न पूछा है कि जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था तब वायसराय कौन था, तो आपके सामने प्रस्तुत व्यक्ति है कौन? लॉर्ड रीडिंग उस समय वायसराय थे। तो चौरी चौरा की घटना और असहयोग को बंद करना, स्थगित करना, तो उसके समय जो वायसराय थे वो कौन थे? आपके लॉर्ड रीडिंग थे यहाँ से। राइट, तो अगर पूछा जाता है कि भाई कौन थे यहाँ से, शुरुआत में तो लॉर्ड चैम्स्फोर्ड थे, लेकिन समाप्ति की बात करेंगे, स्थगित की बात करेंगे तो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे यहाँ से। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 5 फरवरी 1922 को ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता है? किसको पूर्व के सिराज की बात करेंगे? आगरा को, दिल्ली को, वाराणसी को या जौनपुर को? अभी हमने पढ़ा कि आगरा की स्थापना किसने करी? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? तो 1504-5 में की थी। दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली की स्थापना किसने करी थी? दिल्ली की स्थापना की थी अंगनपाल ने। और अगनपाल की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके तोमर वंश से क्या है? संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? आपके तोमर वंश से संबंधित हैं अगनपाल। अगर हम वाराणसी की बात करेंगे तो आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। और जौनपुर की बात करेंगे तो ये भी आपके कहां पर है? उत्तर प्रदेश। सही आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा हमारा? जौनपुर हमारा क्या होगा? सही आंसर होगा। अगर हम बात करेंगे कि जौनपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो यवनपुर, ये प्राचीन नाम था जौनपुर का।
जौनपुर आपके शकी राजवंश की क्या थी, कैपिटल थी। राजवंश की क्या कह सकते हैं, कैपिटल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है। आप सोचिएगा कि जौनपुर की स्थापना भी किसी व्यक्ति की स्मृति में की गई थी, तो व्यक्ति कौन था, तो सुनिएगा कि फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई, किसका, फिरोज शाह तुगलक का चचेरा भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक, जो दोनों के दोनों जो व्यक्ति थे वो किस वंश से संबंधित थे, तुगलक वंश से संबंधित थे। तुगलक वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो गयासुद्दीन तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना करी थी, और ऐसे कुल मिला के फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना करी थी। जैसे हिसार हो गया आपका, जौनपुर हो गया, ऐसे 300 नगरों की क्या करी थी, स्थापना करी थी। तो फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम बोल सकते हैं एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी की स्मृति में क्या करी, जौनपुर नगर की स्थापना करी, जिसे हम भारत का क्या कहते हैं, भारत का सिराज कहते हैं। दिल्ली सल्तनत में पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना जाता है जौनपुर नगर। तो फिरोज शाह तुगलक को लोक निर्माण विभाग का जनक भी हम कहते हैं, जिसका टाइम है जो आपके 1351 से लेके 1388 तक। और मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपके वो 1325 से लेके 1351 तक आपके एमबीटी, जिनके समय में एक यात्री आया था जिसे हम कहते हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था इब्न बतूता। ठीक है, तो हमने देखा कि जौनपुर की अगर बात करेंगे किस नदी के किनारे है, तो आपके गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी कितने उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में है, तो आपके सुल्तानपुर में क्या है, गोमती नदी है। लखनऊ में क्या है, आपके गोमती नदी है। पीलीभीत गोमती नदी। फिर हमने अभी पढ़ा जौनपुर में गोमती नदी है आपके। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपके लखीमपुर खीरी में भी क्या है, आपके गोमती नदी है। उसके बाद कह सकते हैं सीतापुर में भी कौन सी नदी पड़ती है, हमारी गोमती नदी आपकी पड़ती है सीतापुर में। ठीक है, तो हमने देखा गोमती नदी पीलीभीत के पुलहर झील से निकलती है, आपके माडोटांडा तहसील से, यानी कलीनगर तहसील से निकलती है हमारी। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का सिराज कहते हैं, तो सिराज हम कहते हैं आपके जौनपुर को क्या कहते हैं, पूर्व का। अगर पूछा था उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहते हैं। दक्षिण भारत के मानचेस्टर की बात करेंगे तो हम इसको कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु के अंतर्गत जो शहर एक आता है कोयम्बटूर, उसको दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान भी आपके कहां पर है, कोयम्बटूर में ही है। चलिए, कारण निम्नलिखित में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की, तो नहीं की बात कर रहा है, किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की। अयोध्या, हरिद्वार, गया, काशी, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। चलिए बात कर लेते हैं अशोक की। अशोक को सम्राट अशोक के नाम से जानते थे, और इन्हें हम देवनाम प्रिय के नाम से भी जानते थे, यानी प्रियदर्शी के नाम से भी इनको हम जानते हैं। प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर, या देवताओं में प्रिय के नाम से जानते हैं। इनके कई सारे शिलालेख हैं जो बहुत ही चर्चित हैं। तो इनका पहला जो शिलालेख था वो 1837 में जेम्स प्रीसेप ने खोजा था। किसने खोजा था, जेम्स प्रीसेप ने खोजा था। तो जेम्स प्रीसेप ने यहाँ पर सबसे पहले खोजा था, और इस शिलालेख जो इनका था वो ब्राह्मी लिपि में था। किस लिपि में शिलालेख था, तो पहला खोजा गया जो शिलालेख था वो ब्राह्मी लिपि में शिलालेख था, यानी कि खोजा गया पहला शिलालेख। तो कुल मिला के इनके जो शिलालेखों की जो संख्या है वो 13 है, और 13वें शिलालेख से हमको ज्ञात होता है कि इन्होंने क्या करा था, कलिंग का युद्ध किया था। तो 13वें शिलालेख से हमको ज्ञात होता है। शिलालेख का मतलब होता है पत्थरों पर लिखे हुए लेख, इनको हम कहते हैं शिलालेख। तो कलिंग युद्ध का विवरण जो मिलता है हमको, वो किस कलिंग के युद्ध का जो विवरण मिलता है वो हमको 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग की बात करेंगे तो कलिंग आपके भारतीय राज्य उड़ीसा में स्थित है। अगर हम और भी बात कर सकते हैं कि इनके अभिलेखों की जो भाषा थी वो कौन सी थी, तो वो प्राकृत भाषा थी अभिलेखों की। इस शिलालेखों की भाषा तो थी वो प्राकृत थी। और अशोक ने कुल मिलाकर 4 लिपियों का प्रयोग किया था। वो 4 लिपि कौन कौन सी हैं, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो लिपि थी वो आपकी ब्राह्मी लिपि थी।
उसके बाद बात करेंगे तो खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और आपके यूनानी लिपि। यानी कि 4 लिपियों का विवरण मिलता है हमारे अशोक के शिलालेखों में। तो सबसे ज्यादा जो अभिलेख मिले हैं वो आपके ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो अभिलेख है आपके खरोष्टी लिपि का, तो 2 अभिलेख हैं जो खरोष्टी लिपि में मिले हैं, जैसे मानसेहरा का अभिलेख और एक आपके शाहबाजगढ़ी का अभिलेख। ये दोनों के दोनों अभिलेख जो है वो हमारे कहां पर है, वो आपके पाकिस्तान में है, जो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। अगर हम बात करेंगे खरोष्टी लिपि कैसे लिखी जाती होगी, तो जो हमारी देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि को हम कैसे लिखते हैं, तो देवनागरी लिपि को हम लिखते हैं, जैसे ए हमें लिखना है तो हम देवनागरी लिपि, ये हमारा क्या हुआ, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट जो लिपि लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं खरोष्टी लिपि, और जो लेफ्ट से राइट जो लिखी जाती है उसको हम बोलते हैं ब्राह्मी लिपि। तो जो हमारी हिंदी में प्रयोग होती है देवनागरी लिपि, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो देवनागरी जो लिपि है वो किसके समान है, वो ब्राह्मी लिपि के क्या है, समान है। यानी कि जो हम आज की डेट में जो हम लिपि लिखते हैं देवनागरी लिपि है हमारी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 343 के अंतर्गत कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगी, हमारी देवनागरी होगी। तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो देवनागरी लिपि किसके समान है, तो अशोक की ब्राह्मी लिपि के समान है। और अशोक का पहला जो अभिलेख था जिसे खोजा था जेम्स प्रीसेप ने, वो किस लिपि में था, वो आप जान लीजिएगा, ब्राह्मी लिपि में अभिलेख था। और 4 लिपियों का प्रयोग किया है। तो 2 अभिलेख हैं, एक तो मानसेरा का अभिलेख और दूसरा है आपका शाहबाजगढ़ी का जो अभिलेख है वो आपके पाकिस्तान में है और खरोष्टी लिपि के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न हमारा यह है कि अशोक ने किसकी यात्रा नहीं की, तो अशोक ने किसकी यात्रा नहीं करी, तो हरिद्वार और अयोध्या की यात्रा अशोक ने कभी नहीं की थी अपने जीवन काल में। तो किसकी यात्रा करी थी, तो सबसे पहले अपने जीवन काल के सबसे पहले कहा गए 20वें वर्ष अशोक ने अपने जीवन के 10वें वर्ष यात्रा करी, सबसे पहले बोध गया। तो सबसे पहले कहाँ गए, बोध गया गए। बोध गया की अगर हम बात करेंगे तो कहां पर है, आपके बिहार में है। तो सबसे पहले यात्रा करी थी बोध गया की, और सबसे बाद में जो यात्रा करी थी वो श्रीवस्ती की करी थी, श्रावस्ती की यात्रा करी थी। सारनाथ की भी यात्रा करी थी, लुम्बिनी की भी यात्रा करी थी, कपिलवस्तु की भी करी थी और कुशीनगर की यात्रा भी की थी और गया की भी यात्रा की थी। यानी कि सभी की तो सबसे पहले बोध गया की यात्रा करी थी, उसके बाद में यात्रा जो की थी किसकी करी थी, श्रावस्ती की थी। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अयोध्या और हरिद्वार अशोक कभी गए ही नहीं थे। अगला प्रश्न है कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली का नेतृत्व किसने किया। बरेली की अगर बात कर सकते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अजय रोहलखंड। क्या लिख सकते हैं, रोहलखंड। तो आप जो बरेली है उत्तर प्रदेश का, उसका बहुत बड़ा अस्तित्व था 1857 की क्रांति में। तो 1857 क्रांति क्यों हुई थी, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मंगल पांडे भड़क उठे और उन्होंने 1857 की क्रांति कर दी थी। तो प्रश्न है, आंसर की बात अगर करेंगे, खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बिरजित कादरी। तो बात कर सकते हैं तो कुंवर सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया, बिहार का। 1857 की क्रांति में इन्होंने अपना राइट हैंड काट के गंगा नदी में भी अपना भाग दिया था, क्योंकि यहां पर क्या लग गई थी, इनके गोली लग गई थी राइट हैंड में। मौलवी की बात करेंगे तो फैजाबाद। ये कहीं से कहीं तक आपके संबंधित नहीं थे, लेकिन हम कह सकते हैं बाजिद अली शाह की अगर हम बात कर सकते हैं तो बेगम हजरत महल के पुत्र थे। ये तो संबंधित नहीं थे। तो बरेली का नेतृत्व किसने करा, खान बहादुर ने करा। अगर बात कर लेते हैं जैसे मेरठ, मेरठ का जो नेतृत्व किए थे वो कदम सिंह किए थे। किसने किया था, कदम सिंह ने मेरठ का नेतृत्व किया था। मेरठ से कदम सिंह थे। गोरखपुर गजाधर सिंह थे।
मथुरा से बात करेंगे तो देवी सिंह, बात करेंगे अवध बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। चलिए देखते हैं कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे भी कह सकते हैं हम साथ में, ठीक है। और अगर उसके बाद अगर हम यहाँ से बात और भी करते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं इलाहाबाद मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद से कौन था, तो लियाकत अली इलाहाबाद और बनारस दोनों से थे, इलाहाबाद प्लस बनारस दोनों से कौन थे, तो लियाकत अली, लियाकत अली, ओके। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। कुछ झांसी से कौन थी, तो रानी लक्ष्मीबाई थी, सभी को पता है। अब इसका याद रखिए बेगम हजरत महल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, खान बहादुर। दिल्ली से बात करेंगे तो बहादुर शाह, दिल्ली से कौन था हमारा, बहादुर शाह थे। अगला प्रश्न है कि टोपरा व मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली कौन लाया, दिल्ली कौन लाया, टोपरा कहाँ था, सहारनपुर, मेरठ से दिल्ली कौन लेके आया, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तुगलक, महमूद गौरी, या बात करेंगे सिकंदर लोदी। हमने पढ़ चुके हैं सिकंदर लोदी के बारे में, पहले प्रश्न को हमने देखा था। अगर हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की, तो 1296 से लेके 1316 तक जो शासन किए थे वो कौन किए थे, अलाउद्दीन खिलजी करे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि ग्रहण करी थी जिसको हम कहते हैं सिकंदर सहानी द्वितीय, सिकंदर सहानी द्वितीय की उपाधि ग्रहण करी थी, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद अगर हम बात और भी कर लें इनके बारे में, तो इन्होंने देवगिरी पर आक्रमण किया था। देवगिरी पर जब आक्रमण किया था तो वहां के जो राजा थे वो कौन थे, रामचंद्र देव। और इन्होंने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया था, तो इन्होंने वहां पर पराजित कर दिया था राजा रतन सिंह को। राजा रतन सिंह को पराजित कर दिया था पद्मावती को हासिल करने के लिए। उसके बाद अगर हम और भी पॉइंट को देख सकते हैं, तो ये दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करी थी इन्होंने, लेकिन पूरे दक्षिण भारत को जीतना चाह रहे थे। तो पूरे दक्षिण भारत को तो नहीं जीत पाए, लेकिन दक्षिण भारत पर क्या किया था, आक्रमण किए थे दक्षिण भारत पर। ठीक है। अगर हम फिरोज शाह तुगलक की बात करते हैं, इससे पहले हम बात कर लेते हैं महमूद गौरी की। तो महमूद गौरी की अगर हम बात करेंगे तो मुस्लिम साम्राज्य, यानी कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य के अगर वास्तविक संस्थापक की बात अगर हम करते हैं, यानी कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य के रियल फाउंडर की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन है, तो वो महमूद गौरी। तो मुसलमानों में भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, महमूद गौरी को कहते हैं। अच्छा देखते हैं, तो सबसे पहले कहां आक्रमण किए थे, 1175 में आक्रमण किए थे मुल्तान पर। उसके बाद 1191 में तराइन का युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, और 1194 में चंदावर का युद्ध। तो सबसे पहला जो आक्रमण किए थे वो कहां किए थे, मुल्तान पर 1175 में। मुल्तान को उस वक्त हम सोने की चिड़िया के नाम से भी जानते थे, और कह सकते हैं गोल्डन सिटी भी कहते हैं। तो 1191 में जो आक्रमण किए थे वो करे थे तराइन का युद्ध। 1192 में पृथ्वीराज चौहान और महमूद गौरी के बीच में हुआ था तराइन का पहला युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने महमूद गौरी को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। लेकिन छोड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा घायल होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। 1192 में पृथ्वीराज चौहान को मार दिया किसने, महमूद गौरी ने। उसके बाद चंदावर के युद्ध की अगर बात करेंगे तो जयसिंह पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, ससुर, यानी कि कह सकते हैं इनके दामाद थे। इनकी पत्नी का जो नाम था वो संयोगिता, तो संयोगिता के पिता थे। और उसके बाद चंदावर का युद्ध हुआ था, तो चंदावर के युद्ध में जयसिंह की मृत्यु हो गई और किसने मार दिया, महमूद गौरी ने मार दिया।
तो अगर बात करेंगे कि मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो कौन होंगे आपके महमूद गौरी। आंसर की बात करेंगे तो कौन लेके आया था, तो फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे। मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में अभी। सिंचाइयों के जालों के लिए प्रसिद्ध यानी कि 5 नहरों का निर्माण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। दासों का बहुत बड़ा शौकीन था, इसीलिए दासों के लिए दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना कर दी, जिसमें 1,80,000 दास रहते थे। और 1,80,000 दासों की बात करेंगे तो ये शौक जो था ना वो राज्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ था। और फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए 1200 बाग लगवाए थे दिल्ली के आसपास में। और उसके बाद अगर बात करेंगे तो लोक निर्माण विभाग का जनक भी कहते हैं। और भारतवर्ष में 300 शहरों की स्थापना करी थी, जिसमें अभी हमने पढ़ा है कि जौनपुर को भारत का सिराज कहते हैं, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में स्थापना की थी। सो राइट आंसर हमारा क्या होगा, फिरोज शाह तुगलक। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं था। तो बेगम हजरत महल अभी हमने देखा अवध से संबंधित थी। कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। मौलवी अहमदुल्ला जो हैं वो किससे संबंधित थे, फैजाबाद से संबंधित थे। तो उधम सिंह संबंधित नहीं था। राइट आंसर क्या होगा हमारा, उधम सिंह। उधम सिंह की बात करेंगे तो जब 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 की अगर हम यहां से बात करेंगे तो 13 अप्रैल 1919 में भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें व्यक्ति भी शामिल था जिसको हम कहते हैं सरदार उधम सिंह। तो उधम सिंह भी कहाँ थे, वहां पे शामिल थे। और इन्होंने 21 वर्ष के बाद, यानी कि इनके मन में एक विचार आ गया था और इन्होंने क्या करा, 21 वर्ष के बाद जो जनरल डायर था, क्या था, जनरल डायर, 21 वर्षों के बाद, तो डेट बनेगी हमारी 13 मार्च 1940 को गोली मार दी ओडायर को लंदन में क्या करी, गोली मार दी, क्योंकि ये उस जगह शामिल थे, ठीक है, ये उस जगह शामिल थे जहां पर क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये उस जगह भी शामिल थे जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो उसके 21 वर्षों के बाद में इन्होंने क्या करी, गोली मार दी जनरल ओडायर को। ओके, देखिएगा कि उसमें एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसको सबसे ज्यादा गुस्सा आई थी और उसकी स्मृति में उत्तराखंड में एक नगर बसाया गया जिसको हम कहते हैं उधम सिंह नगर। तो उत्तराखंड का बहुत ही खूबसूरत नगर है जिसको हम जानते हैं उधम सिंह नगर के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर है। तो 13 मार्च 1940 में 21 वर्षों के बाद क्या करी थी, गोली मार दी थी ओडायर को वहां पर, और वहां से भागे नहीं, वहां से खुद ब खुद गिरफ्तार हो गए लेकिन वहां से भागे नहीं उधम सिंह। ओके, जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। अभी हम इतना पढ़ चुके हैं, 2 क्वेश्चनों में हमने पढ़ा था किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। किया किसने था, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो आपके दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का संस्थापक किसको कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को कहते हैं। इनका जो टाइम समय था वो कितना था, 1320 से लेके 1325 तक तुगलक वंश। बात करेंगे तो गाजी की उपाधि ग्रहण करने वाला एकमात्र शासक, तो दिल्ली सल्तनत में गाजी की उपाधि ग्रहण करने वाला एकमात्र शासक कौन है, हमारा गयासुद्दीन तुगलक थे। अकबर की बात करेंगे तो समय की बात कर सकते हैं, 1556 से लेके 1605 अकबर की बात करनी है। अकबर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में स्थापित हुई थी तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे, अकबर थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई थी और 1600 में जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे, आपके अकबर थे। ओके, तो हमने अभी पढ़ा जौनपुर नगर को पूर्व का सिराज कहते हैं। किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी पीलीभीत जिले उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले की पुलहर झील से निकलती है, कलीनगर तहसील से।
ठीक है, तो अकबर की बात हमने कर ली, यानी कि जजिया कर को क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। जजिया कर को 1564 ईस्वी में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला जो शासक था उसको हम कहते हैं फिरोज शाह तुगलक। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक जो था उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फिरोज शाह तुगलक के नाम से जानते हैं। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या है, ईसापतन नगर, मृगदय, सारनाथ या ए बा बी दोनों। सारनाथ की बात करेंगे तो अशोक ने स्थापित किया था। पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि सम्राट अशोक। अभी हमने पिछले प्रश्न में बात करी थी सम्राट अशोक की। तो सम्राट अशोक की बात अगर हम करेंगे तो सम्राट अशोक ने पूरे भारतवर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। कितने स्तूपों का निर्माण कराया था बच्चों, 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। लेकिन भारतवर्ष में केवल 2 ही स्तूप हमको दिखाई देते हैं। तो भारतवर्ष में केवल 2 ही स्तूप हमको दिखाई देते हैं, एक सांची का स्तूप और एक आपका सारनाथ का स्तूप, जो भारत का स्तंभ कहा जाता है, जिसे हम स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। तो एक आपका सांची का स्तूप दिखाई देता है और एक हमको दिखाई देता है सारनाथ का स्तूप। सांची की बात करेंगे तो वो आपके मध्य प्रदेश में है, लेकिन बात अगर हमने कर ली सारनाथ की तो आपके काशी यानी कि विश्वनाथ की नगरी, काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में आपका स्तूप। चलिए देखते हैं। तो एमपी में जो सांची का स्तूप है ना, उसको विश्व विरासत सूची का दर्जा भी मिला है, तो उसको शामिल किया गया विश्व विरासत सूची में। 1989 में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। ये आपके अशोक स्तंभ ने भारतीय सिक्के पे चिन्ह यानी कि भारतीय मुद्रे पर क्या बन के आता है आपका अशोक। अगर हम बात करेंगे सारनाथ की प्राचीन नाम की, तो देखो सबसे पहले तो इसको हम ऋषि पतन के नाम से जानते हैं। और सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिससे कह सकते हैं ऋषि पतन के नाम से भी उसको हम जानते हैं। उसके बाद में इसको हम मृगदाब के नाम से भी जानते हैं, और उसके बाद में हम इसको सारनाथ के नाम से तो जानते ही जानते हैं। उसके बाद हम इसको और भी कई नामों से जान सकते हैं, जैसे ईसापतन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सारनाथ को और किन किन नामों से जानते हैं, तो ऑप्शन होगा आपका ए और बी। ठीक है, ए और बी। काकोरी जो षड्यंत्र था, केस हुआ था 1925, 1920, 1930, 1935। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर, बताइएगा आप क्या होगा आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं। काकोरी जो कांड हुआ था वो आपके हुआ था 9 अगस्त 1925 को। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और 4 लोगों को फांसी हुई थी, और एक व्यक्ति क्या हो गया था, फरार हो गया था। एक व्यक्ति फरार हो गया। टोटल मिला के कितने लोग थे आपके, 34 लोग थे यहाँ पर। तो 29 लोगों को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। सॉरी, 29 लोगों को क्या किया गया था, गिरफ्तार किया गया था 29 लोगों को। अगर यहाँ से हम देखेंगे कि किसको कौन सी जेल में रखा गया था, तो जो काकोरी जो कांड था 1925 को हुआ था हमारा, इसमें शामिल थे आपके रोशन सिंह, राजेंद्र, उसके बाद हम कहते हैं अशफाक उल्लाह खां के नाम से इनको हम जानते हैं, और हम कह सकते हैं राम प्रसाद बिश्नोई, राम प्रसाद बिश्नोई। तो राम प्रसाद बिश्नोई यानी कि 4 व्यक्ति थे जो क्या थे आपके शामिल थे।
रोशन सिंह की अगर हम बात करेंगे तो इनको इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई, इलाहाबाद जेल में। इलाहाबाद की बात करेंगे तो इलाहाबाद आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि राजेंद्र लिहाड़ी को कहां पर फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह खां आपके शाहजहानपुर से हैं, तो इनको जो दी गई थी वो कहां पर, फैजाबाद की जेल में। और राम प्रसाद बिस्मिल को गोंडा की जेल में, और जो राजेंद्र लिहाड़ी थे इनको आपके गोरखपुर की जेल में, ठीक है। तो यहाँ पे 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। तो 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 4 व्यक्ति जो थे उनको फांसी दी गई, और एक व्यक्ति क्या हो गया था, फरार हो गए थे, जिनका नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद जो थे वो क्या हो गए थे, फरार हो गए थे। एक सेकेंड, इनको गोंडा की जेल में, इनको गोरखपुर की जेल में। तो 4 व्यक्ति को फांसी दी गई, और एक व्यक्ति जो थे वो चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। अभी उसका भी प्रश्न हम देखेंगे, तो इसकी सही आंसर क्या होगा आपका, 1925। अगला प्रश्न बनता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था, यानी कि फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था, इलाहाबाद में, इलाहाबाद, इलाहाबाद लिखा हुआ है, ठीक है। इलाहाबाद में, पटना में, कोलकाता में, या लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा की बात करते हैं तो जो स्थापना हुई थी वो 11 अप्रैल 1936 को क्या हुई थी, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद थे। अध्यक्ष की बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद, ठीक है। अगर हम महासचिव की बात करेंगे तो एनजी रंगा। महासचिव की अगर हम यहां से बात करेंगे कि महासचिव कौन थे, देखिए 11 अप्रैल 1936 को क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगर महासचिव की बात करेंगे तो एनजी रंगा इसके क्या थे, आपके महासचिव थे। उससे पहले बिहार किसान सभा की भी स्थापना करी जा चुकी थी 1929 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपके लखनऊ में। तो कहां पर हुई थी, आपके लखनऊ में, ठीक है, याद रखिएगा कहां पर हुई थी, आपके लखनऊ में। तो स्वामी सहजानंद के मार्गदर्शन में हुई थी आपकी 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा। बिहार प्रांतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो भी स्वामी सहजानंद के समय पर हुई थी, और ये हुई थी आपकी 1929 ईस्वी में। बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहां पर संगठित किया था, अवध में, बिहार में, बंगाल में, या आंध्रा में। तो बाबा रामचंद्र देव ने किसानों को संगठित किया था, यानी कि एक किससे संबंधित थे, एक गिर मीटिया प्रथा से भी संबंधित रखते हैं। ये क्या थी, ये था कि सिग्नेचर करने के बाद, यानी कि दस्तावेज कंप्लीट करने के बाद में हमारे भारतीय नागरिकों को किसी ब्रिटिश उपनिवेश वाले देश में भेजा जाता था, उसको हम कहते हैं गिर मीटिया प्रथा। यानी कि सीधे अगर स्पष्ट शब्दों में कहें तो हम इसको कह सकते हैं जो बंधुआ मजदूरी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने फिजी में भी क्या करी थी, गिरमिटिया प्रथा के संपर्क में रहे थे, और इन्होंने किसानों को जो संबंधित जो किया था वो कहां पर संबोधित जो किया था वो अवध में किया था, यानी कि इकट्ठा कहां किया था, अवध में किया था। अगर हम बात करेंगे अवध की स्थापना किसने करी, तो शहादत खां ने क्या करी, अवध की स्थापना की थी, ठीक है। तो अवध की स्थापना शहादत खां ने करी थी। उसके बाद अवध को हम किस नाम से जानते हैं वर्तमान समय में, तो लखनऊ के नाम से जानते हैं अवध को, ठीक है। तो वर्तमान समय में लखनऊ के नाम से जानते हैं। लखनऊ की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी, आसफ उद दौला ने की थी, आसफ उद दौला ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कब की गई थी या किसके द्वारा की गई थी, कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, या इलाहाबाद में। चलिए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन
संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? कानपुर, लखनऊ, दिल्ली या इलाहाबाद में? मैंने आपको बताया कि दिल्ली की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली की स्थापना किसने करी? आंगनपाल ने क्या करी? दिल्ली की स्थापना करी। तो दिल्ली की स्थापना जो करी थी वो आंगनपाल ने करी थी, और ये पार्टी जो बनी थी 1924 में बनी थी, और पार्टी बनी थी आपकी कानपुर में। तो स्थापना भी कहां पर हुई होगी? तो स्थापना भी आपके उत्तर भारत के मैनचेस्टर यानी कि कानपुर में हुई होगी। अगर संस्थापक की बात करेंगे तो सचिंद्र नाथ क्या थे? इसके संस्थापक थे, ये इसके संस्थापक थे। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? आपके कानपुर में हुई थी, जिसे हम कहते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर के नाम से उसको हम जानते हैं। लखनऊ की अभी हमने बात की थी, दिल्ली की बात करी थी, आंगनपाल ने स्थापना करी। किस वंश से संबंधित थे? तो आपके तोमर वंश से क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। इलाहाबाद की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है आपके, और कई राजाओं का विवरण मिलता है इलाहाबाद स्तंभ लेख से। ठीक है, अशोक का विवरण मिलेगा, समुद्रगुप्त का विवरण भी हमको मिलता है, अकबर, बीरबल, और कहें तो जहांगीर का भी विवरण हमको मिलता है। यानी कि 5 राजाओं का विवरण मिलता है हमको इलाहाबाद स्तंभ लेख से। तो इलाहाबाद जो स्तंभ लेख जो यानी कि प्रयाग जो स्तंभ लेख जो लिखा था वो हरिसेन ने लिखा था। तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में था, अभी हमने प्रीवियस प्रश्न में पढ़ा भी था यहाँ से कि कितने हमारे शहंशाह रहे थे जिन्होंने क्या किया था? 1857 क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्योंकि आप यहाँ से बता भी सकते हो कि इलाहाबाद की क्रांति से कौन संबंधित था। ये देखिएगा, इलाहाबाद की क्रांति संबंधी व्यक्ति कौन है? लियाकत अली। आंसर क्या होगा हमारा? लियाकत अली। ठीक है, तो आंसर की अगर हम यहां से बात करेंगे तो हम कह सकते हैं लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली। ठीक है, यूपी का समय पर दिए गए नामों से संबंधित सुमेलित करें तथा कूट के उत्तर प्राप्त करें। करा उत्तर प्रदेश के भिन्न भिन्न नाम थे, उनकी जानकारी बताइए क्या होगी। तो करा संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत कब था? 1836 में। ये प्रश्न सरल भी बहुत होते हैं, कठिन भी बहुत होते हैं। कैसे? अगर हमको एक पता होता है तो हमारा जो ऑप्शन होता है वो क्या होता है? डिसाइड हो जाता है कि कौन सा। अगर हमने यहाँ पे देखा तो हमारा पहले का चौथा नंबर हो गया, यानी कि 4 नंबर सही हो गया। तो आपका बी वाला तो रॉन्ग हो गया, और आपका डी वाला भी क्या हो गया? पूरी तरह से रॉन्ग हो गया। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजी ऑर्डर। ओके, उसके बाद में ए सही हो सकता है या तो हमारा सी सही हो सकता है। अगर हम यहाँ से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, राइट। तो अब देख लेते हैं कि हमारा 4th जो है उसका क्या है? पहला सही है, यानी कि इसमें सब में बन है आपका। तो ए और सी आग पे अभी भी सही है। अगर हम कह सकते हैं कि संयुक्त प्रांत कब हुआ, और आपके अवध और आगरा का संयुक्त प्रांत कब हुआ? तो अवध जो आगरा है उसका जो संयुक्त प्रांत हुआ था वो 1877 में हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि बी का क्या होगा? 3rd नंबर होगा। अब हम यहाँ से डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। उनको 2 तो पढ़ने ही नहीं पड़े, और ये हमारा क्या हो गया? राइट आंसर आपका। ठीक है, तो अगर हम बात कर सकते हैं तो हम ऐसे लगा सकते हैं कि ये भैया क्या होगा? 1937 होगा। आप देखिएगा बी। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या सही होगा? यानी कि आंसर हमारा होगा तीसरा, हमारा आंसर सही होगा सी, 4 3 2 1। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि स्थापना जो हुई थी उत्तर प्रदेश की वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुआ गया था उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रारंभिक कैपिटल थी वो क्या थी? आपकी आगरा थी। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ पूर्णतः कैपिटल जो बनी है, पहले आंशिक कैपिटल बनी थी 1921 में, लेकिन पूरी तरह से जो कैपिटल लखनऊ बनी है वो 1935 में बनी है। अगर हम बात यहाँ से करें कि उत्तर प्रदेश की 4 दिशाएं हैं, यानी कि नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, और आपका क्या हो गया? वेस्ट हो गया। अगर हम बात करेंगे कि सबसे पूर्वी जिला क्या है, तो भैया सबसे पूर्वी जिला आपका बलिया है उत्तर प्रदेश में। और अगर बात करेंगे सबसे पश्चिमी जिला क्या है, तो शामली। क्या है आपके? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्थ क्या है? तो सहारनपुर है।
और उत्तर प्रदेश के साउथ की अगर बात करेंगे तो वो आपके सोनभद्र है। क्या होगा आपके सोनभद्र। आप देखिएगा स्टेट। उत्तर प्रदेश के एरिया की बात करेंगे तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है और क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश अपना चौथा स्थान रखता है। और भारत के क्षेत्रफल के मुताबिक अगर बात करेंगे, क्योंकि भारत के क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अगर राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, यानी भारत के अकॉर्डिंग राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना प्रतिशत होगा, 10.41% आपका होगा यहाँ से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। हमने देखा कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, दक्षिणी जिला और आपके उत्तरी जिला, यानी कि सभी जिलाओं को हमने देखा है, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर आपके 75 जिले हैं और 18 मंडल हैं यहाँ से हमारे। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। आंशिक रूप से राजधानी जो बनी थी लखनऊ, वो 1921 में बनी थी, लेकिन पूर्णता बन गई थी 1935 में। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। बात कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि आंदोलन मूवमेंट की बात कर रहा है। तो कब हुआ था आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसमें 2 डेट्स आपकी आती हैं। जैसे चलिए देखते हैं क्या 2 तारीखों की चर्चा होती है इसमें। 8 अगस्त की भी चर्चा होती है और 9 अगस्त की भी चर्चा होती है इसमें। तो 9 अगस्त को क्या किया गया था, 1942। 9 अगस्त को क्या किया गया था, जब भारत छोड़ो आंदोलन जैसे ही 9 तारीख को प्रारंभ हुआ था, वैसे ही 0 आवर के तहत, 0 आवर के तहत जितने भी जो बहुत ही प्रसिद्ध नेता थे, जैसे हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और हम कह सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे सभी नेताओं को क्या करा गया था, यहां से 0 आवर के तहत क्या किया गया था, उसको जेल में बंद कर दिया गया था सभी नेताओं को। तो जैसे ही 9 अगस्त 1942 को जैसे ही हमारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो सुबह 6 बजे से पहले, यानी कि 0 आवर क्या होगा, तो 0 आवर होगा सुबह 6 बजे से पहले जितने भी हमारे सक्रिय नेता थे उन सबको क्या कर दिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। जैसे सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस में रखा गया था, बांगीपुर की जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कैद कर दिया था, नर्मदा की जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे और भी साथियों को क्या कर दिया गया था, वहां पर बंद कर दिया गया था। तो 0 आवर की घटना अगर पूछी जाती है किससे संबंधित है, तो आपके संबंधित है किससे, हमारे संबंधित है आपके भारत छोड़ो आंदोलन की। तो अगर बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, तो 9 अगस्त 1942 हमारी ठीक समय होगा बताने का पेपर के लिए। 8 अगस्त में क्या थी, उसकी संरचना को स्थापित किया गया था, कैसे चालू किया जाएगा भारत छोड़ो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि भारत छोड़ो जो आंदोलन के समय जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड लिथगो, ये क्या थे, वायसराय थे वहां पर, लॉर्ड लिथगो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करेंगे, पूछ रहा है कि समानांतर सरकारें कहां बनी, तो सबसे पहले सरकार बनी थी बलिया में। कहां पर बनी थी, बलिया में। उसके बाद सरकार बनी थी मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में बनी थी। उसके बाद अगर बात करेंगे तो सतारा में क्या बनी थी, गवर्नमेंट बनी थी, यानी कि सतारा हमारा कहाँ, महाराष्ट्र में। और डलहौजी ने सबसे पहले किसको हड़पा था, सतारा को ही हड़पा था उसने। 1848 में सबसे पहले किसको हड़पा था, सतारा को ही हड़प लिया था। डलहौजी ने हड़प नीति के तहत हुई। तो सबसे पहले जो बलिया में स्थापित की गई थी, आंसर क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में बलिया में। तो बलिया का जो सरकार का नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे, चित्तू पांडे। चित्तू पांडे क्या किए थे, नेतृत्व किए थे बलिया की सरकार का। तूफान से पीड़ित लोगों की समस्या के लिए यहाँ पे स्थापित करी गई थी, ये आपके पश्चिम बंगाल में है। सतारा आपके महाराष्ट्र में। अगर पूछा गया होता प्रश्न में कि सबसे लंबी समय तक कौन सी रियासत या कौन सी सरकार चली थी, तो सतारा की सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो थी वो समानांतर सरकारों में सबसे अधिक समय तक चलने वाली कोई सरकार थी वो, तो वो सतारा की सरकार थी आपकी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपके बलिया इस प्रश्न का आंसर होगा। कर वह स्तूप बताओ जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से नहीं रहा है। सारनाथ हो गया, सांची हो गया, बोधगया हो गया, कुशीनारा हो गया।
अभी हम पढ़ चुके हैं भगवान बुद्ध के जितने भी स्थल थे सभी को पढ़ चुके थे, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा आपका सांची। तो सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में 1989 में शामिल किया गया है और अशोक ने ऐसे 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था, जिसमें से मात्र 2 ही स्तूप हमको दिखाई देते हैं। जैसे एक हो गया आपका सारनाथ और एक हो गया आपका सांची का स्तूप, जिसे विश्व विरासत सूची में शामिल भी किया गया है 1989 में। ये आपके कहां पर होगा, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी, कहां पर होगा, मध्य प्रदेश में होगा। अशोक सबसे पहले कहां गए थे, तो अशोक सबसे पहले कहां गए थे, बोध गया, जहां पर बिहार में, जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति करी थी। भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़ दिया था और ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी उन्होंने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। ये भी प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, आपको अगर ध्यान होगा तो। बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया था, तो कह सकते हैं काशी, प्रयाग, अयोध्या या सारनाथ। प्रश्न क्या है कि कहां पर किया था, तो कहां पर किया था, प्रयाग में किया था। बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो किया था वो कहां पर किया था, प्रयाग में किया था। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक थी, यानी कि आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं थी, भारतीय हिस्ट्री यानी कि कह सकते हैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से जितनी भी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हमारे अंतर्गत आती थी, उन सभी घटनाओं को आपके सामने हमने प्रस्तुत किया है। ठीक है, कल हम मिलेंगे आपकी हिस्ट्री की थ्योरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, फिर से मिलते हैं क्लास में।